नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन देश भर में लगातार बड़ी बहस का विषय जो है वो बना हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। फैसला करने की ताकत दो, इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहती हैं। वो आपके बीच से ही निकलकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी वो ही परेशानियां उठाई हैं जो आपने उठाई है। उनके सुख दुख, उनके सपने, उनकी उम्मीदें भी आपके सुख दुख, सपनों और उम्मीदों से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने नाम के बल पर नहीं बल्कि अपने काम के बल पर आपका आशीर्वाद ले पाए हैं और आज आपने उनको आपका प्रतिनिधित्व बना देने का हक दिया है। आज आपने जिन युवाओं को चुना है वो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो लोग चुन करके आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए हैं उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना, जनता की सेवा लगातार करते रहना। आज नहीं तो कल आपके नसीब में भी विजय आ सकता है। लोकतंत्र में यही होता है, जिसको मौका मिले वो सेवा करे, जिसको मेरे मौका न मिले वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार सक्रिय रहे। चलिए, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन देश भर में बहस का बड़ा विषय बना हुआ है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और राजनीतिक दल सियासी वार पलटवार में एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। और इस राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान भी किसान आंदोलन को ही हो रहा है। किसान सरकार के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं कि आगे कैसे आंदोलन को बढ़ाया जाए। और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है। किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने यह लिखा है कि मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कुछ किसान अपने राजनीतिक आकाओं के कारण इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੋਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, पर वो सेवादार बनने की बजाय हुण मालिक बन बैठा है। एक भारतीय सैनिक हूँ और किसानों के संगठन में किसानों के साथ आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मोदी जी के द्वारा बनाए गए काले कानून को विरोध में आया हूँ। और मोदी सरकार ने, ये नहीं है कि मोदी सरकार को हमने चुन करके बैठाया और वो ही हमारा विरोध कर रहे हैं। वो एक तरह से अंग्रेजों के जो जमाने के चमचे हुआ करते थे, आज भारत की सरकार और भारत के जो मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, ये अंग्रेज जमाने के चमचे हैं। एक तो मेरी महात्मा के चरणों च बेनती है, जिन्ने खाड़ियां वाले महात्मा हैं, की गल वो इत्थे नहीं पहुंच सकते? की गल वो इन्हां दा हमदर्दी नहीं हैं? कि वो इन्हां दे घरों मंगण नहीं जाते? कि इन्हां दे घरों भिक्षा नहीं लैन जाते? आपां कि उन्हां दा फर्ज नहीं बनता? मेरा तो पहले जूना खाड़े नूं बेनती है, मैं भी वो खाड़े चों हाँ, पर मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं इत्थे आ गए इन्हां दे दर्द वास्ते दुआ कर सकते हो,
ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, यूपी ਦਾ, मध्य प्रदेश, ਸਾਰੇ भारत ਦਾ किसान ਸਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा। लगातार जिस तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच भी रहे हैं। हालांकि जो राज्यों की पुलिस है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, या फिर उत्तराखंड की राजस्थान बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन लगातार किसानों की अगर बात की जाए तो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव जो है वो बनाया जा सके। और इसको लेकर के साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि सियासत किसानों के मुद्दे पर काफ़ी तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर बात विपक्षी दलों की जाए तो विपक्षी दल भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ गए हैं और पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और इस मसले पर सियासत भी हो रही है, लेकिन आज किसानों की अहम बैठक होनी है। उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी सरकार के खिलाफ इन कानूनों को वापस करने के लिए? किस तरीके से दबाव बनाने की रणनीति पर आज विचार किया जाएगा? लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन संदीप चौधरी जी मेरे साथ बन गए हैं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों का ये आंदोलन बढ़ रहा है और इस मसले पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ही क्यों ना हो, वो भी इस पूरे मसले पर एक दूसरे पर वार पलटवार जो है वो किया जा रहा है। मतलब इस पूरे मसले का सियासीकरण जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसे में जो किसानों की अहम समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। जो किसानों का असल मुद्दा है वो इस पूरे मसले में अब पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसानों का जो मुद्दा है वो पीछे नहीं छूट रहा है, लेकिन हाँ, जो राजनीतिक दल है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, क्योंकि वो राजनीतिक दल है, राजनीति वो करते हैं और हर मुद्दे पे करते हैं, तो किसानों का मुद्दा या किसानों का आंदोलन भी राजनीति से अलग नहीं है। राजनीति का हिस्सा अपने आप बन जाती है जब भी कोई इतना बड़ा प्रदर्शन होता है। सत्ता पक्ष उनको विपक्ष से मिले होने का आरोप लगाता है। ये हमारे देश की जो राजनीति है उसका कल्चर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि किसान पूरे तरीके से दिल्ली के चारों तरफ अड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, वहां से लोग लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है बैरिकेडिंग के माध्यम से, पानी के माध्यम से, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। लगातार उधर किसान जा रहे हैं क्योंकि किसानों की समस्या बड़ी है और उस पर बातचीत होनी चाहिए और बातचीत हुई भी है, लेकिन तो किस बात का है कि अभी तक सरकार हो या किसान हो वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं और अभी कोई उम्मीद आगे नजर भी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश डे वन से हो रही है। जिस तरीके से आंदोलन को बांटा भी जा रहा है और किसानों का समर्थन भी हासिल करने की बातें हो रही हैं, ये बहुत ही एक गलत पद्धति की शुरुआत हिंदुस्तान की राजनीति में होने जा रही है। आगे से जो भी लोग खड़े होंगे कोई भी आंदोलन लेकर के, कोई भी मांग लेकर के, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने समर्थन से इस चीज को ये दबाने की कोशिश करेंगी, इस तरीके का चलान आ जाएगा कि देखिए इसके समर्थन में हमारे साथ लोग हैं या इसके विरोध में हमारे साथ लोग हैं, और ये चीजें आगे आने वाले समय में बढ़ती जाएंगी, जो बिल्कुल भी प्रजातंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से बैठकों का दौर किसानों में आपस में ही लगातार जारी है, आज भी अहम बैठक होनी है, क्या कुछ बातें चल रही हैं इन बैठकों में? क्यों आखिरकार कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है सरकार से बातचीत पर? किसान तो चाहते हैं कि जो है बातचीत हो और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए जी, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि भैया कोई हम वापस नहीं लेंगे जी,
हमने तो ये भी सुझाया था जी कि भाई एक का रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है कि भाई जब तक इस पे एक कमेटी बन जाए और कमेटी जब तक निर्णय ले तब तक इसके ऊपर एक जो है कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकल जाए या किसान चाहते हैं कोई ना कोई में, ये मामला जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई का मतलब होता है कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले का समाधान हो। लेकिन अब किसान साफ तौर पर इस बात पर अड़े हुए हैं कि इन कानूनों को रद्द ही करवाना है, तो यहाँ कोई ना कोई की तो बात ही नहीं रह जाती। नहीं, इसमें हमने जो ये कहा था, इसमें इको आ रही है मेरी, थोड़ा सा इसको ठीक कराएं यदि आप जी। हमने ये कहा है कि एक कमेटी बने, जब तक कमेटी अपना निर्णय दे तब तक जो है इसका सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको कानूनों को स्टे कर दिया जाए। उसके अलावा जो कृषि लागत मूल्य आयोग की C2 लागत होती है फसलों की, उसका 1.5 गुना मूल्य को MSP के रूप में घोषित किया जाए और MSP को प्राइवेट सेक्टर पर ये बाध्यकारी बनाएं, यानी कि मैंडेटरी बनाएं, ऐसा कानून पास कर दें अलग से। और जो PM किसान में 6,000 रुपए दे रहे हैं उसको 24,000 रुपए करें। और इसी प्रकार दूध के ऊपर हमने कहा है कि दूध के जो रेट है वो अमूल जिस रेट पे किसानों की अपनी संस्था है परचेज करती है, उस रेट पर सरकारी मतलब निजी क्षेत्र के लोग भी, डेयरी भी अमूल के रेट पर ही दूध किसानों का खरीदें। और तब तक के लिए कानून सस्पेंड कर दिया जाए तो कम से कम जो है आगे का निर्णय हो सकता है। जी संदीप चौधरी जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए वार पलटवार चल रहा है राजनीतिक दलों में भी और सरकार और किसानों में भी, भले ही सरकार सीधे सीधे ये कहने से बचती हो कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, घुमा फिरा करके बात कही जाती है कि राजनीतिक आकाओं की वजह से, उनके राजनीतिक आकाओं की वजह से ये आंदोलन चल रहा है या फिर राजनीतिक लोगों ने हाईजैक कर लिया है। इस तरीके की बातें शायद क्या सरकार को शोभा देती है? जी नहीं, इस तरीके की बातें मैं नहीं मानता कि सरकार को शोभा देती है। और आप मुझे एक बात बताइए, ये कोई राजनीतिक दल तो है नहीं जो प्रदर्शन कर रहा है, ये किसान है। और किसान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करता है, किसान कांग्रेस को भी वोट करता है, किसान दूसरे दलों को भी वोट करता है। अगर हम किसानों को इस तरीके से बांधने की कोशिश करेंगे या उनको आप किसी राजनीतिक दल से जोड़ने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है ये एक सरकार के लिए भी अच्छा मैसेज नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानबाजी से सरकार को भी बचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में कोई कांटे नहीं थे, कांग्रेस ने हमारी गर्दन पे आरी नहीं चलाई थी, लेकिन इसी तरीके के स्टेटमेंट और इसी तरीके के जो प्रदर्शन होते थे, इन्हीं चीजों की नाराजगी एक ना एक दिन इतनी बढ़ जाती है जन समूह में, जनमानस के अंदर, कि उनको लगता है ये सरकार अब हमारे लायक नहीं रही या इस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ सकती है तो उनको टाइम से समझना चाहिए। और किसान जो कि बेस है, एग्रीकल्चर का बेस होने के साथ साथ भारतीय राजनीति का भी बेस है, वो सरकारें बदलने की ताकत भी रखता है और सरकारें बनाने की ताकत भी रखता है। तो इन चीजों को मुझे लगता है वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी सरकार को समझना चाहिए। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार किसी भी समझौते के मूड में है। खासतौर पर किसानों पर जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि लोकतंत्र में हम अटूट विश्वास रखते हैं और जो हमारे घोर विरोधी हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं और किसानों से भी खुले मन के साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या उनकी इस बात में ऐसा नहीं झलकता कि वो एहसान जता रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, अलग अलग जगहों से जो किसान पहुंचे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, और यहाँ तक कि उनमें कई लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, बल्कि बातचीत करने की बजाय या उन किसानों को समझाने की बजाय अलग अलग राज्यों के किसानों को जाकर के समझाए जा रहे हैं कानून। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। राजनीतिक लोगों को समझना इतना आसान काम नहीं होता है, उनके सीधे स्टेटमेंट नहीं आते हैं जी। हमेशा सरकारें ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं, हमने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल होगा। लेकिन हमने देखा है, हमने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के धरना स्थल पर उनकी पंचायत में मुख्यमंत्री को आकर के बैठते हुए भी देखा है। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। हमने दिल्ली में रामलीला मैदान में भी मंत्रियों को, सरकार के
धरना स्थल पर आते हुए देखा है, सर बात करते हुए देखा है, तो हम इन चीजों को इस तरीके से नहीं देख सकते। वो अपना अपना बात करने का एक तरीका होता है। प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है, गृह मंत्री भी स्टेटमेंट देते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो लोग लगातार बातचीत भी करते हैं और वो समाधान निकालने की बात भी करते हैं। लेकिन बात मुझे लगता है अभी किसानों की और सरकार की ईगो पे आ गई है, और ईगो की वजह से ये चीज लंबी खिंचती चली जा रही है। मुझे लगता है दोनों दलों को, सरकार को भी और किसानों को भी सॉफ्ट तरीके से सोचने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालने की जरूरत है। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से आपने ईगो की बात की है, तो दोनों पक्षों में यहाँ पर कौन ज़्यादा मजबूत और अड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से रणनीति जो है बन रही है, इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, सरकार ये कहती है कि हम बातचीत सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी उनको बता रहे हैं, आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान बाहर आने के बाद बैठक जब हो जाती है उसके बाद ये कहते हैं कि वही रटी रटाई बातें जो पहली बैठक में हुई थी, 4-5 बैठक अब तक हुई है, उनमें भी ऐसा ही, और जो पत्र आ रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं जो बातचीत करने के लिए, उसमें भी वही सेम बातें जो हैं लिखी होती हैं। तो ऐसे में बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रही है सरकार, मीडिया में और समाज में ये संदेश दिया जा रहा है कि हम किसानों की बात को सुन रहे हैं, लेकिन किसानों पर अपनी ही बातों को थोपने की कोशिश बार बार की जा रही। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसानों की समस्याएं जायज हैं, लेकिन एक चीज में मुझे जहां तक है प्रॉब्लम नजर आती है, अगर आप किसी भी चीज में डिसीजन मेकर बहुत ज्यादा लोग बना देंगे, कहने का मतलब है अगर चौधराहट बहुत लोगों के हाथ में चली जाएगी, मुखिया बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां डिसीजन भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है किसानों की तरफ से जो मुखिया हैं, जो किसानों के नेता हैं, वो ज्यादा हो गए हैं डिसीजन लेने के लिए। वो जो 12, 14, 15 लोग हैं, उनमें से क्या वो किसी एक आदमी को नहीं चुन सकते? क्या एक आदमी को डिसीजन पावर नहीं हो सकती? इसी तरीके से सरकार की तरफ से अगर अमित शाह या प्रधानमंत्री या नरेंद्र तोमर जी को अकेले जिम्मेदारी दी जाए, तो मुझे लगता है चीजें जल्दी और आसानी से सिरे चढ़ सकती हैं, क्योंकि एक आदमी के डिसीजन लेने में और 10 आदमियों के डिसीजन लेने में बहुत फर्क होता है। उनमें वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, उनकी अलग अलग पार्टियों का समर्थन भी हो सकता है, बहुत सारे कारण है इसके। बिल्कुल। रामपाल जाट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता है। रामपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, 1 महीना हो गया है और अभी तक इसका कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी जी, वो ये बात बता रहे थे कि सरकार की तरफ से भी एक ही आदमी को पावर इस बात की मिलनी चाहिए कि समाधान जैसे भी निकले निकाला जाए। ऐसे ही किसानों की तरफ से भी किसी एक आदमी को चुन लिया जाना चाहिए कि समाधान जैसे भी निकले निकाल लीजिए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पक्ष एक एक आदमी बात करें, और या फिर अगर जिस तरीके से, क्योंकि जो कानून को समझाना था वो लगभग सभी समझ चुके हैं और जो समस्याएं बतानी थी वो भी शायद सभी बता चुके होंगे, भले ही सरकार ने अभी तक कुछ नहीं माना। तो क्या इस तरीके से समाधान ना निकल पाने की यही वजह है कि कई लोगों के हाथ में ये पावर है कि वो बातचीत को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं? जितेंद्र जी, समाधान किसान तो निकाल नहीं सकते, समाधान निकालने का काम है सरकार का, और जब तक सरकार का मन नहीं बने तब तक चाहे एक आदमी बात करो चाहे 5 आदमी बात करो, है ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात एक सरकार मन बनावे कि उनको किसानों की भावनाओं के अनुसार, लोक मत की भावनाओं के अनुसार आगे कदम उठाना है। वो ये नहीं सोचे कि लोकतंत्र में सरकार सर्वोपरि होती है, लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि होता है। तो लोक की सोचे, लोक भावना की सोचे, यदि इस ढंग से सोचेगी सरकार तो समाधान निकलने में समय नहीं लगेगा, और बिना वार्ता भी समाधान निकल सकता है। चंद्र जी, वार्ता जरूरी नहीं होती। जब ये दोनों अध्यादेश लाए तब किससे वार्ता की थी इन्होंने? बिना वार्ता ये ले आए ना अध्यादेश 5 जून को, है ना, फिर लोकसभा में ले आए, राज्यसभा में ले आए, वहाँ विरोध होता रहा, वहाँ सेलेक्ट कमेटी को देने की बात होती रही कि पूरे देश में चर्चा हो जाएगी, इन्होंने नहीं मानी। फिर राज्यसभा में जब गए तो राज्यसभा में वो मत विभाजन की मांग करते रहे, इन्होंने नहीं मानी, ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसलिए ये सब चीजें निर्भर करती है सरकार के रवैये पर। तो सरकार यदि मन बना ले, रवैया कर ले, तो न वार्ता की जरूरत है न किसी को बुलाने की जरूरत है। सरकार खुद ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित गारंटी का कानून लाकर अध्यादेश ले आए, तीनों कानूनों को वापसी के लिए अध्यादेश ले आए। तो सरकार को करना है, तो यदि सरकार ये करे तो कौन रोक सकता है सरकार को? तो सरकार ही पावरफुल है ये काम करने के लिए। इसलिए सरकार को लोग को ऊपर मानते हुए अपना काम करना चाहिए, लेकिन सरकार ठहरी हुई है और वो भी जानबूझकर, इसलिए कि वो चाहती है
कि इस आंदोलन को कैसे न कैसे तोड़ दिया जाए, इस आंदोलन को बांट दिया जाए, इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। अब मैं सोचता हूँ सरकार का भ्रम ही सिद्ध होगा, वो ऐसा सोच रही है। ये आंदोलन किसी भी संगठन का नहीं बचा, ये आंदोलन हो गया किसान बनाम सरकार, तो किसानों का आंदोलन है। तो किसान आज पूरे देश का, चाहे केरल हो चाहे पंजाब हो, सब आंदोलित है। तो ये सरकार को समझना चाहिए। सरकार के पास तो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, तो उनसे रिपोर्ट ले ले कि भाई आज लोगों की स्थिति क्या है, मन स्थिति। तो ये मन स्थिति को देखते हुए यदि सरकार चाहेगी तो आज ही इसका समाधान हो सकता है, कल की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो सरकार का काम है चंद्र जी, ये सरकार को चाहिए कि वह मन बनाए और ये बनाए कि जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचाया, दिल्ली की गद्दी तक, उनके लिए काम करे। और जितनी चिंता सरकार नोट वालों की कर रही है उतनी वोट वालों की करेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल संदीप जी, क्या आपको भी यही लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं खुद को सर्वोपरि समझ बैठी है, जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल उलट साबित हो सकता है? देखिए, मैं जिस तरीके से हमारे साथी ने बात कही, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात कही, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिल लाने से पहले किसी को पूछा नहीं गया। मैं आपको बता दूं, हर एक लोकसभा होती है देश के अंदर, बहुत सारी लोकसभाएं हैं, करीब 543 लोकसभाएं हैं। हर एक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि दिया गया है जो उस एरिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको वहां की जनता ने बनाया है। उसकी परमिशन के बिना ये विधायक पास नहीं हुए हैं। तो इनका जो भी लोकसभा सांसद है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, वो इनका प्रतिनिधि है, उसने वहां पे संसद में उसका प्रतिनिधित्व किया है और उसकी सपोर्ट से ये बिल बना है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनका जो लोकसभा सांसद है आज वो इनके साथ इस धरना प्रदर्शन में इनके साथ है कि ये मेरी परमिशन से नहीं किया गया है? कभी भी आप कोई बिल देखिए, आजादी से लेकर आज तक जनता से पूछ के कोई बिल नहीं बनाया जाता है। वो लोकसभा सांसद होते हैं जो हर एक के लोकसभा क्षेत्र का, वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जाकर के वहां पे सपोर्ट करते हैं, तब कोई बिल बनता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि किसी से पूछा नहीं गया। हर आदमी के प्रतिनिधि से, हर लोकसभा के प्रतिनिधि से पूछा जाता है, वो वोट भी करते हैं, तब जाके कोई कानून बनता है। हाँ, ये चीज है कि जिस तरीके से किसानों में इसका विरोध है, तो किसान इसके समर्थन में भी है, जिस तरीके से सरकार ने और भाजपा ने अपने पर प्रोग्राम करके लोगों को दिखाया है। समझने वाली बात यह है कि सरकार और किसानों का जो ये आंदोलन है ये कैसे खत्म हो, सरकार उसको मानने को तैयार है या नहीं है, और किसान कहां तक इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, कहां तक इसमें चेंजिंग चाहते हैं। अगर हम किसी बात पे पूरे तरीके से अड़ जाए कि ये पूरे तरीके से खारिज होने चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम सरकार को फेल करना चाहते हैं। हमें किसानों की जो समस्या है, किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिल 3 की बजाय 10 आ जाए, उनसे फर्क नहीं पड़ता। कैसे हमारी आमदनी बढ़े, कैसे हमारी जमीन सुरक्षित हो, कैसे किसान का भला हो सकता है, वो चीजें किसान के लिए मैटर करती हैं। जी बिल्कुल। रामपाल जी, क्या संशोधन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसान? जी, पहले दिन से ही जी 5 जून के बाद जी 14 जून को जो पत्र लिखा जी, उसमें से शुरुआत हुई थी कि ये जो कानून लाए गए जज को द्वारा जी, ये किसानों के हित के नहीं है जी, ये किसानों के हितों के नाम पर पूंजीपतियों को करने वाले हैं और विदेशी निवेश को आकर्षित करने को ध्यान पर रखते ये कानून बनाए गए हैं और खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए ये कानून बनाए गए हैं। इसलिए शुरू से ही ये जो दिशा है कानूनों की, ये दिशा ही गलत है और फिर इसके लिए कानून बनाने का काम केंद्र को अधिकार ही नहीं है, ये राज्य का अधिकार है, ये शुरू से कहा गया है। तो ये जो स्थिति है इसको इनको समझना चाहिए और ये जो लोक भावना है इसको उनको जानना चाहिए। तो लोक भावनाओं को जानकर अच्छा रहे कि ये इसको अहंकार के कारण से अपना अहम का विषय नहीं बनाए, इनको नाक का बाल नहीं बनाए। इसलिए अपनी आंखों की पट्टी जो अहंकार की उन्होंने बांध ली उसको हटाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लोक मत में जितना मंथन होता है उतना ही बढ़िया होता है। तो इन्होंने मंथन का अवसर हर बार खोया और फिर भी यदि एक बार इनको वापस लेने के बाद में सरकार कौन सी मनाए कि दोबारा नहीं ला सकती, दोबारा ये कानून का ड्राफ्ट पेश करो, देश में डिस्कस कराओ और यदि सबकी उसमें भावना हो जाए, लोक मत आ जाए उसमें कि हाँ भाई ये ठीक है तो ले आना। तो दोबारा किसी की मना थोड़ी सरकारों में। तो इसलिए और एक बात जो कही जा रही है, जो सरकार की ओर से लोग आ रहे हैं इसके डिबेट में, वो कह रहे हैं भाई ये तो सरकार का अपमान हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो 2014 में जब भूमि अधिग्रहण से संबंधित ये अध्यादेश लेकर आए, फिर उसको इन्होंने रोका, वापस नहीं लाए,
तो उस समय उन्होंने वापस लिया ना, तो सरकार गिर गई क्या? उल्टा मैं सोचता हूँ इसकी सत्तारूढ़ दल को उसका लाभ हुआ, दोबारा सरकार रिपीट हुई। तो जन भावनाओं के अनुसार चलेगी तो किसानों को तो लाभ होगा ही, इन खुद की भी सत्तारूढ़ दल को भी लाभ होगा, सरकार की भी छवि अच्छी बनेगी। तो ये काम इनको करना चाहिए, इसलिए छोटी मोटी बातों में इनको उलझना नहीं चाहिए। संदीप जी, क्या नाक का सवाल बन गया सरकार के लिए ये कानून? क्योंकि आप देखते हैं 2000 जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन जो है वो चल रहा है और इस पूरे मसले पर सियासत भी जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। वार पलटवार जो है वो पक्ष विपक्ष में चल रहा है, लेकिन बीच में पिस रहा है वो किसान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा हम करते रहेंगे, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के। लगातार जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं दिल्ली में सीमाओं पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीमाओं पर जो है किसान डटे हुए हैं और उसको लेकर के सियासत बड़ी तेज हो रही है और वार पलटवार जो है वो पक्ष और विपक्ष में चल रहा है। और इसके अलावा बीच में किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, तो वहीं किसानों के नाम पर ही जो सत्ता पक्ष है वो भी विपक्ष को कोसने में जो है वो जुटा हुआ है। और इसी पूरे मसले पर जो नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है वो उन किसानों का हो रहा है जो सीमाओं पर डटे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ करके, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वही कुछ किसान जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के किसान की बात हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश के किसान हो, उनको वहीं पर रोकने की कोशिश भी सरकारों की तरफ से की जा रही है जहाँ से वो चल रहे हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वो दिल्ली कैसे पहुंच पा रहे हैं, और जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं आखिरकार उनको क्यों जाने की अनुमति दिल्ली की तरफ नहीं दी जा रही है। हालांकि कोरोना का बहाना ज़रूर बनाया जा रहा है, चाहे वो संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित करना हो उसके लिए भी कोरोना का बहाना बनाया गया, चाहे किसानों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने का मामला हो तब भी कोरोना को ही मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव प्रचार बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जहाँ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं साल 2021 में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए खासतौर पर, तो अपनी सियासी बिसात जो है वो पिछानी शुरू कर दी गई है। अलग अलग राज्यों के दौरे किए जा रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से योजनाओं का, कार्यक्रमों का शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली में किसान हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। 1 महीना हो गया। रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और पंकज जोशी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। पंकज जोशी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, विपक्ष को पूरा कोसा जा रहा है, पानी पी पी करके कोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन विपक्ष को मौका भी बीजेपी की तरफ से ही दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, किसान आंदोलन खत्म हो जाए, तो विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा।
जी पंकज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमें जो है मुद्दे उठाना जी। और जिस तरीके के, यदि आप 2014 से देखें जी। तो 2014 से जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों की बात करें। जी। मुझे बताइए कि किसानों ने, इन्होंने जो है सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया था? यूरिया उठाया था। जी। और हर एक जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी स्टेटों में उठाया था कि हमारे पास यूरिया नहीं है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। और कर क्या रहे थे कि आपके लोग जो है यूरिया के अंदर, तभी नहीं 1987 के अंदर जो है सरकार थी तो यूरिया का घोटाला हुआ था जिसके अंदर किन लोगों के नाम थे, शायद मीडिया अच्छी तरह जानता है। उसके बाद मुझे बताइए, आज उसके बाद में कभी 2015 के बाद में, 16 के बाद में, जब से नीम कोटेड यूरिया आया, आज तक कोई मुद्दा मिला विपक्ष को यूरिया के ऊपर? पंकज जोशी जी, नीम कोटेड यूरिया में भी यूरिया कम देने लग गई सरकार, इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं किसान सिर्फ इन कानूनों को लेकर के दिल्ली में सीमाओं पर नहीं बैठे हुए हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, उनकी काफी समस्याएं हैं और बड़े लंबे समय से जो समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं को लेकर के वहां पर बैठे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान ही तो वो चाहते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं ना, एक 6 दौर की बात हुई जी, जिन जिन चीजों पर था उन चीजों पर लिखित सहमति दी गई है। जी, दी गई है ना। आप बताइए किस सहमति पर तैयार हुए? जी, लेकिन बिल्कुल है, उन्होंने, आप मुझे बताइए कितनी बार कहा गया जो बात जो है, आप यदि आज उनका जो मांग पत्र देखेंगे, माननीय जो है महेंद्र सिंह टिकैत साहब का, यदि स्वर्गीय जो है टिकैत साहब का मांग पत्र देखेंगे तो उनमें से लगभग 80% बातें तो मंजूर हो चुकी है इसमें। जी, तो क्यों नहीं उठा रहे भाई विपक्ष? बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, मेरा सवाल अब ये है, क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अगर किसानों का समर्थन करना है तो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अपना झंडा डंडा छोड़ दीजिए और उसके बाद किसानों के आंदोलन में आकर के बैठ जाइए, लेकिन सरकार का जो विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो अलग से किया जा रहा है। अपनी पार्टी के नेतृत्व में पार्टी का अलग से कार्यक्रम बनाया जाता है, उसके अनुसार वो कार्यक्रम में किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने की कोशिश, जो आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो जमीन खिसक गई है राजनीतिक कांग्रेस की, क्या उसको बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का यह मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा किसी भी अन्य पार्टी का नहीं है, भाजपा बनाम कांग्रेस पार्टी का यह मुद्दा नहीं है जी। यह मुद्दा है किसानों का और किसानों के हितों को लेकर के, क्योंकि 62 करोड़ अन्नदाता आज अपने अस्तित्व का उनका खतरा है, इसलिए अस्तित्व के खतरे को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी निराधार आरोप करती है कि कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस इसको इस मुद्दे पर अपना फायदा देखना चाहती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। पंकज भाई, जैसा अभी आप बोल रहे थे कि यूरिया के मामले में ये बोल रहे थे या अन्य मामले में जो बोल रहे थे, तो मैं ये एक बात बताना चाहता हूं कि ये असल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। जो असल मुद्दे हैं, एमएसपी के मुद्दे हैं या भंडारण के मुद्दे हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मुद्दे हैं या मंडियों की व्यवस्था के मुद्दे हैं या एपीएमसी की व्यवस्था के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। यह सिर्फ बात करना चाहती है अपने रटे रटाए मुद्दों पे। जी, आप अगर देखे होंगे तो प्रधानमंत्री जी मीडिया में आके किसानों से जो वार्ता कर रहे हैं, तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। ये उन किसानों को लेके आते हैं चैनलों के ऊपर जो भाजपा के विचारों से प्रेरित रहते हैं और भाजपा के हाँ में हाँ मिलाते हैं। जी, तो अगर इनको इतना ही किसानों से प्रेम है, अगर ये इतना प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं, तो वहीं पे जाके 20 किलोमीटर दूर जो बैठे हैं किसान, उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? ये क्यों जाते हैं गुजरात के कच्छ में किसानों से मिलने के लिए? ये क्यों पंजाब के किसान, मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं? किसान वहां पे 30 दिनों के ऊपर हो गया, आज बैठे हुए हैं, 40 से ज्यादा किसान ठंड के मारे मर गए हैं। जी, बिल्कुल पंकज जी, सरकार को मुख्य मुद्दे, सरकार इधर उधर की बातें ज्यादा करती है, किसानों के मसले पर कम बातें करती है। देखिए, मुझे बताइए जी, ये जो है मुझे बताइए, यूपी की 10 साल की सरकार के, अब तो ये तो पास हो चुका ना, भूतकाल हो चुका है जी। यूपी की 10 साल की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया था जी, लेकिन मांग कितने की गई थी जी। और अभी आप देखिए कि 2.5 साल में 60,000 करोड़ का जो कर्जा माफ किया था, उसमें लगभग जो है करीबन जो है 30,000 करोड़ के जो है
लोगों के कर्जे ऐसे माफ हुए थे जहां शरद पवार जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिनों के ऊपर केस चल रहे हैं, कोर्टों में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर गबन के आरोप है, 60,000 में बिल्कुल शामिल बिल्कुल हैं। पंकज जी, जिसने किया उसने भरा। अगर कांग्रेस मैंने ने ये यूपीए कहा, ने लेकिन ऐसा आप कुछ देखिए, किया तो उन्होंने भरा। और अब जो किसान बैठे ना, पंकज जी सुन राजस्थान में- लीजिए, जो किसान बैठे हुए हैं ना दिल्ली में, दिल्ली की सीमाओं पर, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार को हमने बनाया, सरकार भारत की है, उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ज्यादातर जिता करके भेजा था, इसलिए वो केंद्र में आज प्रधानमंत्री बने हैं, राज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपने अहंकार में हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुन रहे, ये आरोप किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अब ऐसा ही लगने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और उनके भाषण में जो विपक्षी नेता हैं वो अहम मुद्दा रहते हैं, वो उन पर ज़्यादा बरसने की बजाय अगर वो किसानों को खुले मन से बुलाने चाहते हैं, जैसे कि वो कह रहे थे कि हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं, तो फिर अलग अलग राज्यों में जाकर के किसानों को अपने समर्थन में इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़ती, उन्हीं लोगों के बीच चले जाते जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको समझा बुझा करके अगर घर में भेज दिया गया होता तो ये आंदोलन 1 महीने से लंबा वक्त हो चला है, अब तक ये खत्म हो गया होता। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सारे किसान नहीं है, किसानों के अंदर पूरे किसान होते ना, तो एक पोस्टर नहीं लगता, जिस पोस्टर लगे थे ना, वो एक पोस्टर नहीं लगता, एक छोटी सी इंच की जमीन के लिए जो सैनिक है ना, वो अपनी जान दे देता है साहब, आप बताऊं। और वही उन्हीं में से लोगों में से, किसान नहीं है वो लोग, उन्हीं लोगों में से लद्दाख के अंदर जो हालात चल रही हैं, आपने लद्दाख जाने वाली राशन की ट्रेन को रोक दिया है। उसमें तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भोजन नहीं जा रहा था भाई, उसमें तो जो है किसी आदमी का जो है भोजन नहीं जा रहा था। लद्दाख में जो सर्दी पड़ रही है, रत्नाकर जी से पूछिए कि एक आदमी अभी वहां शूटिंग करने गए थे वहां पर जो है, और 7 दिन के अंदर जो है नानावती हॉस्पिटल पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और वो आदमी 2 महीने से वहां पर खड़ा हुआ है, उसके लिए राशन जा रहा है, उसके लिए दवाइयां जा रही है, आपने उसकी ट्रेन को रोक दिया, आपने पटरियां फाड़ दी, और आपने उसे समर्थन कर रही है कांग्रेस सरकार है जी। रत्नाकर जी क्या जिस तरीके से ये जो हरकतें की जाती हैं वो किसानों ने नहीं की, साफ तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो रेल रोकने का काम है वो किसानों ने नहीं किया, किसानों ने जो अपनी मांगे हैं वो भी किसान नहीं उठा रहे, वो भी बल्कि विपक्ष के इशारों पर कुछ लोग उठा रहे हैं। मतलब ये जो आंदोलन कर रहे हैं उनको किसान मान ही नहीं रहे, तो क्या लगता है क्या इस तरीके से कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, रत्नाकर जी? पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पंकज भाई अभी बता रहे थे कि किसान ये नहीं है, ये उग्रवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन शायद ये इनका वीडियो फुटेज और चीजों को ये लोग खुद का मैनिपुलेट करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं और उसी के आधार पर ये लोग बोलते रहते हैं। मैं आपको कुछ चीजें इंसिडेंट आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि वह किसान है कि नहीं है। अगर वह किसान नहीं रहते तो 5 दौर की वार्ता माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी क्यों करते? अगर वह किसान नहीं होते तो वो एक विधवा जो है, उसके 80 साल की औरत वहां पे बैठी है जिसका पुत्र शहीद हो चुका है सीमा पे, वो वहां पे क्यों आती, अपनी मांगों को लेकर किसानों का साथ क्यों देती? वह व्यक्ति क्यों वहां पे धरना प्रदर्शन करता है जिसका बेटा शहीद हो चुका है अपने सीमा पे? वह व्यक्ति वहां पे क्यों धरना प्रदर्शन करता है जिसकी बिटिया की शादी पड़ी हुई थी? तो इनको सिक्के का दूसरा पहलू ज्यादा नजर आता है। मुख्य जो मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे इनका कोई फोकस नहीं है। ये अगर आप पूछेंगे कि आपने किसान विरोधी काले कानून में क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, तो ये आपको उन मुद्दों पे बात नहीं करके दूसरे या तीसरे मुद्दे पे आपको बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से बिल्कुल झूठ बोल रही है। अगर ये एमएसपी बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं तो 23 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, तो ये लिखित गारंटी दे रहे हैं, ऐसा कि जैसे कि पंकज भाई ने कहा कि लिखित गारंटी दे रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कहेगी कि वो कानूनी गारंटी बनाएगी इस चीज को? हमको लिखित गारंटी की जरूरत नहीं है, हमको कानूनी गारंटी की चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार चीजों को बोले हैं वो आप अपनी बातों से मुकर चुके हैं। बिल्कुल पंकज जोशी जी, एग्जाम्पल अगर बिल्कुल आप बहुत सवाल पूछते हैं विपक्ष से भी, हालांकि सत्ता पक्ष में आप हैं, आपका काम सिर्फ जवाब देना होना चाहिए, लेकिन सवाल बहुत पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये कानून अध्यादेश के रूप में आए थे जून में, कितनी बार
जून से अब तक, जब ये जो प्रदर्शन काफी तेज हो गया, रेल रोकी किसानों ने, और उसके बाद जब किसानों को बुलाया गया उसके बाद भी अपमानित कर दिया गया, वहां पर कोई कृषि मंत्री या फिर कोई भी केंद्रीय कैबिनेट का कोई सदस्य उसमें मौजूद नहीं था, अधिकारियों को भेज दिया गया बातचीत करने के लिए। उससे पहले कितनी बार आपने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि प्रदर्शन जून से लगातार जारी है, भले ही कोरोना काल में लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में थे, लेकिन उस दौरान भी विरोध जो है वो जताना शुरू कर दिया था किसान संगठनों ने। उस बीच कितनी बार किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ जी, बहुत जितने किसानों ने बात की, सबसे लोगों से किसानों से बात की, और किसानों से 1,48,000 समथिंग जो है वेबिनार जो है मीटिंग हुई, जिनके अंदर बाकायदा किसानों के नाम हैं और जो है सरकारी उसके ऊपर है। कम से कम यदि कांग्रेस की सरकार जो है अपने आप को यदि लोकतंत्र का मसीहा मानती है, तो मैं कह रहा हूं कि उस सत्र में पूछा जाना चाहिए था कि भाई ये जो मीटिंग हुई थी, इन मीटिंगों में कौन कौन किसान थे, पूछ लेना चाहिए था। और जब ये कांग्रेस की सरकार, जब देखिए आप कभी भी एक साथ दो चीज नहीं कर सकते। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, जब राजस्थान में चुनाव होता है तो ये कहते हैं कि साहब जो है आप जो है लोगों को जो है लाभान्वित का नाम के ऊपर जो लाभ जिन्होंने लिया है उनकी लिस्ट बना करके आप जो है वोट बैंक पे मानते हैं, और हम ये पूछते हैं कि भाई अभी अब लाभार्थी यदि वो है और हमने कहा कि इसकी जांच कर रहे हैं कि लाभार्थी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो इसमें क्या गलत है भाई? तब तो आप ये कहते हैं कि वोट के लिए कर रहे हैं। सर कोई गलत नहीं है उसमें कोई गलत नहीं है। फिर बात वही आ जाती है कि बात वही आ जाती है ना कि विपक्ष कहता है कि इधर उधर की बातें ज्यादा करने लगते हैं आप। जी, 2 मिनट बताता हूँ। अब इन्होंने, आपने पूछा जनाधार बढ़ाने का आधार है क्या कांग्रेस का? देखिए, जनाधार बढ़ाने का आधार नहीं है, ये मजबूत बचाने का आधार है। मुझे बताइए ये कब कब शामिल नहीं हुए? मुझे ये कहते हैं कि साहब हम किसानों के साथ हैं। मुझे बताइए कि इनके जो नेता हैं जो अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, वो जो है जेएनयू के लोगों के साथ थे कि नहीं थे? अरे पंकज जी, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? जैसा आरोप आप पर लगता है, आप आगाह करने के बाद भी ऐसी बातें क्यों करने लग जाते हैं? चरितार्थ है आपके सामने, चरितार्थ है। हाथ कंधर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये पंकज जी वही बातों पे घुमा फिरा के जेएनयू, कश्मीर, पाकिस्तान, मंदिर, इन्हीं बातों पे ये बात कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बातों पे ये बात नहीं कर सकते। संविधान जो बनाया गया है लोकतंत्र में, उसमें आप जो है बात कर लीजिए। और यदि मैं आज आपको फिर कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस का प्रतिनिधि भी आना चाहता है तो जितने साल शासन किए हैं उसमें खुद जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको चैलेंज देके कहना चाहता हूं कि आप आकर के जो है बिल पे बात करिए कि हाँ ये चीज हो सकती है और ये चीज करने को तैयार है, हम तैयार है करने के लिए। लेकिन वो मत कहिए कि पीछे से किसी लोगों को जो है आप भड़काने का काम करें और पीछे से लोगों को जो है आप जो है इस तरीके से काम करें। पंकज जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली में लाखों किसान बैठे हैं, या फिर जो किसान अब अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको बीजेपी की सरकार की तरफ से पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश की जा रही है, रोका भी जा रहा है, दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो सभी लोग किसान नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं? फिर मैं आपको कह रहा हूँ सर, सभी ऐसा कभी नहीं होता। हर एक बार में जो है हमेशा देखिए, हर एक जो अच्छा आदमी होता है वो हमेशा पिसता है जी। मुझे बताइए कि जो अच्छे आदमी हुए वो किसे की नहीं पिसे? आज आप नेहरू जी को तो याद कर रहे हैं, आप जो है पटेल साहब को याद किया क्या इन्होंने? मुझे बताइए, चलिए आप बताइए जनता से, आप अपने से पूछ लीजिए जनता से कि बताइए नेहरू जी और पटेल जी में कोई फर्क था क्या? सर पंकज जी, अगर इस तरीके की हम बातें करने लगेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिन्हें आपने याद नहीं किया, जिन्हें आपने दरकिनार करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ किसानों के हक का है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो किसान वहां पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो किसान है या नहीं है? नहीं है ना, हम कह रहे हैं उसमें किसान भी है और उसमें आपराधिक तत्व भी है जो ये पोस्टर लगा रहे हैं। अच्छा, चलिए ये मानते हैं आपके वहां पर किसान भी हैं जी। पंकज जी, किसान नहीं है, वो इनके बीच में जो है किसानों के देश में बैठे हुए जो है वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों का वजूद खत्म हो रहा है जी। हम यही कह रहे हैं जी, इनको अलग करिए, लेकिन निकालिए, उसके बाद बात करिए, निश्चित रूप से बात बनेगी। ये बात नहीं करने देना चाहते हैं, बिल्कुल जो है समझौता नहीं होना देना चाहते हैं। बिल्कुल, जो कमेटी आपकी जो टीम है, भारत सरकार के जो लोग हैं जो इस बैठक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बार बार प्रस्ताव भेज रहे हैं, उनसे कह दीजिए कि उस पत्र में जो बार बार प्रस्ताव भेजा जाता है उसमें ये मेंशन कर दें कि कौन कौन लोग उस बैठक में ना आए किसान नेताओं की तरफ से, जो आपको लगता है कि वो दूसरे दलों के लोग हैं। अरे वो तो आते ही नहीं है जी, वो तो आते ही नहीं है, आते नहीं तो फिर भी उन लोगों को समझाने में आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, जो लोग आपके पास जाते हैं? देखिए, जनता देख रही है, आपके शो को देख रही है, आपके रिकॉर्ड देख रही है। जब पत्र जाता है उससे सहमति बनती है और उसके बाद से जो है वो असहमति हो जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है भाई? सहमति बनी कब? एक संयुक्त प्रेस वार्ता क्यों नहीं कर लेते उसी वक्त जब बातचीत होती है? हालांकि सभी आकर के बातचीत करते हैं, कृषि मंत्री भी बातचीत करते हैं, किसान नेता भी बातचीत करते हैं, वो यही कहते हैं कि अच्छे माहौल में जरूर बातचीत हुई है, लेकिन अभी सहमति नहीं बनी, अगली बार फिर से बैठे होगी। किसान नेता वही होते हैं
जो किसान होते हैं। हम कह रहे हैं ना, किसान नेताओं की बात होती है, वो सहमत होते हैं, अच्छी तौर पे बात होती है। सहमत नहीं होते हैं। सहमत किसी भी किसान नेता का एक बयान सुनवा दीजिए मुझे किसी भी बैठक के बाद कि सहमत हुए ये बोला हो। अरे नहीं, सहमत नहीं। उन्होंने क्या कहा कि हम जो है इन चीजों से सकारात्मक है और हम जाके बात करेंगे, कहा कि नहीं कहा? तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं तो किससे बात करेंगे? तो वहां पर क्यों नहीं मना पाते, वहां पर क्यों नहीं समझा पाते उनको? वहां जब बात होती है, कृषि मंत्री भी कहते हैं कि जी रत्नाकर जी क्या इस तरीके से जैसे किसान आंदोलन चल रहा है और जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, अगर उनको नहीं मना पा रही है सरकार और वो बातचीत करके अपने संगठनों में जो और बाकी पदाधिकारी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो क्या बुरा है? और क्या लोकतंत्र में इस तरीके की बातचीत नहीं की जानी चाहिए? और क्या इस तरीके से ये भी कुछ समझा जा सकता है कि वहां पर कुछ और लोग इस आंदोलन को गाइड कर रहे हैं? 2 मिनट दीजिएगा, मैं इत्मीनान से विस्तार से आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि बातचीत के लिए लोग सामने खुले दिल से या खुले मन से नहीं आ पा रहे हैं जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ यह किसानों को कह रही है कि आप आइए हमारे यहाँ खुले मन से, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ आइए और बात करिए। वहीं दूसरी तरफ जो 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, दूसरी तरफ किसान नेता जब वहां उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो अपनी मांगों को जब सामने रखते हैं तो वहां पे मीटिंग के दौरान ये कह दिया जाता है कि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। एमएसपी जो है ये एमएसपी को मतलब आपकी जो मांग है, स्वामीनाथन आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि एमएसपी से कॉस्ट से 50% ज्यादा किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। लेकिन ये एमएसपी में 2 चीजें हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पहली चीज ये है कि एमएसपी तय करना। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी तय करेंगे, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही है कि हम एमएसपी में खरीदारी करेंगे। तो सरकार कहीं न कहीं लोगों को धोखे में रखी हुई है। एक तरफ तो कह रही है कि हमने जो एमएसपी पे हम रेडी हैं, लेकिन वो कहना ये चाह रही है कि हम एमएसपी का दाम तय करेंगे, हम एमएसपी के दाम पे खरीदारी नहीं करेंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि 23 फसलों पे ये एमएसपी का दाम करेंगे, लेकिन आज इनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे किसान जो है मक्का बेचने जाता है तो उसका एमएसपी तय किया गया 1830 रुपया। लेकिन आज 700 से लेके 800 रुपया में किसान वहां पे मक्का के बेचना चाहता है, लेकिन वहां खरीदार कोई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपको ये चीजें आपने कर दिया है, मीडिया में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप खुले मन से बात कर रहे हैं, आपने एमएसपी पे जो पहले स्टैंड था वही स्टैंड आज भी रखे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ किसानों को, लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार ये चाहती है कि ये जितना लंबा आंदोलन खींचेगा उतना इनका मनोबल टूटेगा और ये अंत में आके कुछ गिनी चुनी शर्तों पे समझौता करके हट जाएंगे। लेकिन किसान दृढ़ निश्चयी है, उनके साथ अगर आपको लगता है मिलाकर खड़ी है ये बहम आप पाले हुए हैं कि इस आंदोलन को विपक्ष चला रहे हैं या किसी ने हाईजैक कर लिया है, तो वहां पर इतनी भीड़, पहली तो बात ये कि जुटती हुई दिखाई ना देती। लेकिन अगर आप सच में अगर किसानों के हितैषी हैं, किसानों की सुनना चाहते हैं, तो जो किसानों की मांग है उनको मानना ही पड़ेगा। ये अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान लगातार जिस तरीके से वहां डटे हुए हैं, अपने साथियों को खोने के बाद भी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक आंदोलन में इतने लोग शहीद हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन को जो है बदनाम करने की कोशिश ज्यादा की जाती है, उनकी समस्या का समाधान करने का कम कोशिश जो है वो की जा रही है। पंकज जी देखिए, मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ जी कि भाई आप यदि किसी आपके जो सहयोगी हैं, भाई आप मुझे बताइए, चलिए ये मांग तो चलो आपने कहा कि इस बात से मांग है, मुझे बताइए कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 लाख जो बंगाल के किसान हैं, आपने बंगाल से क्यों नहीं आए? सर आप बंगाल के, चलिए ठीक है, 6,000 रुपए उन्हें नहीं मिले। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए एक बार। पंकज जी मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, कितने राज्यों में एमएसपी पर आप लोग फसल खरीदते हैं? मुझे बस ये बता दीजिए, बताइए। प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस से प्रश्न कर रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, मैं कोई मीडिया अरे मत कीजिए विपक्ष से सवाल। विपक्ष से सवाल करेंगे, विपक्ष अगर जवाब देने पे आ गया तो फिर आपकी कुर्सी गई। आप मत कीजिए विपक्ष से सवाल, विपक्ष को आपको जवाब देना होगा, संतुष्ट करना होगा, और विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप किसानों को संतुष्ट कर दीजिए। हम नहीं कहते कि आप विपक्ष को संतुष्ट कीजिए, क्योंकि विपक्ष से संतुष्ट होने वाला है भी नहीं। जी बताइए, विपक्ष में क्या हमने राम मंदिर की बात नहीं की थी?
कितनी बार बात देखिए, मानने आगे की राम अरे मंदिर अरे पे, अरे कश्मीर पे, रत्नाकर जी बात- रत्नाकर जी आ गए। रत्नाकर जी रत्नाकर जी एक मिनट पंकज जी सुनिए शांति से सुनिए, मुझे ये बता दीजिए एमएसपी कितने राज्यों में मिलता है? एमएसपी सभी जी। राज्यों में मिलता है जिसमें है। कौन कौन से राज्यों में? मुझे केरल को छोड़ दीजिए, एपीएमसी जहाँ एप्लीकेबल नहीं है, बाकी मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। अरे कौन से मुझे राज्य में आप बताइए फसल कि खरीद रहे हैं एमएसपी पर? केंद्र सरकार द्वारा कहां पर रोक है? मैं यही पूछ रहा हूं, कौन से राज्य में फसल खरीद रहे हैं आप एमएसपी पर? पंजाब हरियाणा में कुछ किसानों को मिलता है और सिर्फ 6% किसानों को मिलती है एमएसपी पर जो कीमत है, उसके अलावा बाकी किसानों का क्या होगा? सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता चाहता हूं कि सर एपीएमसी में जब परचेजिंग होती, जब ये आप कह रहे हैं एमएसपी में परचेजिंग होती है, तो परचेजिंग किसके थ्रू होती है? सरकार ने जो निर्धारित किए हुए हैं कंपनियां वही करेंगी ना। सरकार के डिपार्टमेंट के थ्रू होती है या राज्य सरकार के थ्रू होती है? अरे सर राज्य सरकारों में भी तो आप है ना, अलग अलग जगहों पर कई राज्यों में तो हैं। सर मैं आप बता रहा हूं, तो मुझे बताइए कि सर अब आप, मैं यही कर रहा हूं ना, आपसे निवेदन यही कर रहा हूं जी। कि अब एमएसपी पे जो परचेज करी है, मुझे बताइए कि जो है आज की डेट में, मुझे बताइए सोयाबीन जो है एमपी में हो रहा है, वहां परचेज हो रही कि नहीं हो रही है? बाजरा जो है एमएसपी का दाम किसे मिल रहा है भाई? मेरा सवाल ये है कि एमएसपी का दाम किस किसान को मिल रहा है? कितने किसानों की फसलें? पहली बात तो ये कि 6% किसानों की ही फसलें खरीदी जाती है, उसके अलावा बाकी किसानों का क्या होगा? सर आप या तो देखिए, आप विपक्ष और आप दोनों देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है झूठ बोलना है, आपको लोगों को गुमराह करना है। मेरा निवेदन ये मध्य प्रदेश में मैंने आपको अभी उदाहरण दिया है कि 1830 रुपए एमएसपी मक्के का इन्होंने तय किया है, लेकिन 700 से लेकर 800 रुपए पर किसान आज मक्का बेचने को तैयार है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। सरकार खरीदारी नहीं कर रही है, तो इनका काम जो है झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करना है। सर आप मुझे सुन लीजिए ना, इनसे सुन लीजिए एक बार। जी रत्नाकर जी पहले आप बोल लीजिए, बाद में उनका जवाब ले लेंगे। आप बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। जी हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम लोगों को गुमराह करना है, झूठ बोलना है। शुरुआत से आप यही बातें बोल रहे हैं, जब से आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं यही बातें बोल रहे हैं ना बार बार। मैं भी उनको ये बात बोल चुका हूं कि आप विपक्ष को मत कोसिए, लेकिन वो नहीं मान रहे, उनका काम है, शायद वो ऐसा ही करते रहेंगे। जी पंकज जी, नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है किसानों की समस्या ठीक है ना, ठीक है सुन लीजिए आप, सरकार की जवाबदेही होती है। रत्नाकर जी सुन लीजिए ना, वो कुछ कह रहे हैं। जी पंकज जी। देखिए मैं कह रहा हूँ विपक्ष को हम कोस नहीं रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखिए दो नीतियां नहीं चल सकती। देखिए आज जो सरकारें बनाई गई है, केंद्र और राज्य दोनों में समन्वय भी होगा तो अच्छा विकास होगा, लोगों को अच्छी तरह पहुंचेगी। बिल्कुल होगा। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज जो है, मैं रत्नाकर जी की जवाब तो देना हूँ, आज राजस्थान में बाजरा होता है जी। अब आप मुझे बताइए 1200-1300 रुपए किलो का बाजरा यहाँ बिका, जिसको बेचने के लिए जो है हरियाणा गए। हमारे यहाँ हमारी सरकार थी, चाहे उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने चाहे वो फैसला कैसा लिया, मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वहां बाजरा 2100 रुपए है। अब आप ये कहते हैं उसको उठा करके, मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर आप बाजरे को भाई परचेज कर लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? जी लेकिन पंकज जी एक तरफ आप बात करते हैं अलग अलग राज्यों के समन्वय बैठाने की। सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा, इनका जवाब दे दीजिए। अब दूसरी बात आ रहा हूँ, बीच में टोकूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए। सर मैं दूसरी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हर एक चीज देखिए जो सरकार के हाथ में हो सकता है निश्चित रूप से करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी हो सकती है, मैं आपको यही तो इनसे कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि किसी को कोई मदद मिल रही है तो उसमें रोड़े अटकाने का क्या आवश्यकता है भाई? अरे ठीक है, जहां पर रोडे अटकाए जा रहे हैं वहां पर अभी चुनाव भी होने हैं, वहां पर भी देख लेंगे क्या होगा। लेकिन जो बात आपने कही है ना कि एक देश में कहीं भी आकर के जाकर के बेच सकते हैं, कानून है इस तरीके के, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, इनको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, उस आंकड़े पे बात कर सकते हैं। जी रत्नाकर जी, तो लोग मुख्यमंत्री जी मौका दीजिए मुझे, ये मौका दीजिए, चालू हो जाएगा। ये मुझे बोलने का मौका दीजिए। पंकज एक बार सुन लीजिए, रत्नाकर जी भी कुछ कह रहे हैं, मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ। जी रत्नाकर जी। शायद पंकज भाई को ये पता नहीं है कि आज देश में 62 करोड़ किसानों के पास सिर्फ 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ की जमीन है। अगर वह 2 टन बाजरा अगर पैदा करता है तो वह जिले की मंडियों तक तो पहुंचा नहीं पाता। आप कह रहे हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वो लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसान इस तरह का जो नियम बनाया गया उसके लिए फायदेमंद होगा? जी नहीं, ये बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। ये फायदेमंद सिर्फ पूंजीपति, इनके अडानी और अंबानी जैसे कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों को होगा, क्योंकि वो कंपनियां खरीदेंगी जगह जगह से और ले जाके दूसरे प्रदेशों में बेचेंगी, औने पौने दामों में खरीदेंगी। किसान कभी भी 2 टन अपना बाजरा लेके एक प्रदेश से लेकर दूसरी प्रदेश में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
इसलिए यह नियम कानून जो बनाया गया है यह बिल्कुल इनके पूंजीपति मित्रों को ध्यान में रख के बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि कुछ राज्यों के किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, जो 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं आप एक किस्त के हिसाब से, जो एक साल में 6,000 रुपए जाते हैं, ऐसे कितने किसान हैं जिनको आपने ये भेजे हैं? क्योंकि एक दो राज्य की बात अगर छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा पूरे देश के किसानों को क्या वो राशि मिल पा रही है? और इसके अलावा जो सवाल इन्होंने किया रत्नाकर जी ने, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं दो बार बात कह रहा हूँ आपको जी कि जिस भी राज्य सरकार ने जो लिस्ट भेजी है किसानों की और जो अकाउंट नंबर भेजे हैं, उसमें से एक भी यदि अकाउंट बच गया हो, है ना, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको जो है प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दे। यदि 24 घंटे के अंदर उसका भुगतान नहीं हो जाए तो आप बताइएगा कि सर इसको नहीं हुआ। पहली बात, ठीक है ना सर। अब दूसरी बात आ जाते हैं, जो रत्नाकर जी ने कहा, बिल्कुल रत्नाकर जी ने देखिए वही बात कही जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा किसान जो है वो है जिसके पास 2 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं है, 2-3 एकड़ जमीन है। भाई, आप जिस आदमी के पास 2-3 एकड़ जमीन थी, उसमें आपकी सरकार ने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने जो है किसान के जो क्रेडिट कार्ड थे वो देखे हैं, उसमें आपने जो मुआवजे की राशि दी है 36 रुपए, 46 रुपए, 56 रुपए, 52 रुपए, ये राशियां भरी है आपने उसके जो थे। उसके बाद जब फसल खराबा होती थी तो केंद्र का कानून जो है उस टाइम पर था 50% यदि खराब होगी तो मुआवजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोदी जी की सरकार ने आते ही क्या किया कि 25% फसल खराब होगी तो भी मुआवजा मिलेगा, और 6,000 रुपए कोई मुआवजे का नहीं है, ये किसान सम्मान निधि है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई किसी आदमी का किसी का कोई किसानों को मुआवजा नहीं चाहिए, उनका हक चाहिए। पंकज जी, किसानों को मुआवजा नहीं, उनका हक चाहिए। आप उनका हक छीन रहे हैं, उनकी जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनके औने पौने दाम पे बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको मुआवजे की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए कि इनकी सरकार ने कल ही जो है राजस्थान के अंदर जो है दैनिक भास्कर के 25 साल पूर्ण होने पर लगभग 4 पेज का विज्ञापन राज्य सरकार ने दिया है कि जो लोग जो हैं आज से पहले मोदी जी 6,000 करोड़ वहां पर जो है बिल्कुल ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इस पर सियासत जम करके कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल। पंकज जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इन राजनीतिक दलों के बीच में पिसता हुआ सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आ रहा है, क्योंकि इससे कोई भी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।